नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित एग्ज़ाम बिल्डर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, DSSS हुआ, KVS हुआ, NVS हुआ या कोई स्टेट एग्ज़ाम हुआ जैसे हरियाणा पुलिस या कोई CET या CTET, सभी के लिए जो क्लासें होगी सभी के लिए हेल्पफुल होगी। मैं कोशिश करूँगा जो भी हमारी क्लासें होगी मैं बेसिक से लेके एडवांस तक करूँगा। जो भी हमारी क्लासें होगी हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक करवाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। दोस्तों, हिंदी हमारी भाषा को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसको राजभाषा बना दिया गया था। 14 सितंबर जिस दिन से इसको अपनाया गया, 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हमारी हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी। ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी। सबसे पहले हम हिंदी में टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला में सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण एक हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। वर्ण दोस्तों, वर्ण है जो इसको ध्वनि भी कह देते हैं, और बहुत स्टूडेंट है जो इसको अक्षर भी कहते हैं, लेकिन ये मानना एक गलत है। जैसे हम देखते हैं सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को हम वर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि हम मान लो कोई वर्ण उठाते हैं जैसे कै में कै का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं कै प्लस ए, ठीक है, तो कै एक हमारा वर्ण है और ए हमारा एक स्वर है। स्वर दोस्तों मैं आगे बताऊंगा, अभी आप इतना समझो। अगर हम वर्ण और स्वर को मिला देते हैं तो हमें अक्षर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हम सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण कहना गलत है। ठीक है दोस्तों, सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण कहना एक गलत है। यहां पे वर्ण है, यहां पे ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों, जैसे मैं कोई भी वर्ण बोलता हूं, जैसे कै, यह एक मौखिक है, मैंने क्योंकि मुख से बोला है। और जैसे मैं लिखता हूं वर्ण को कै, यह एक लिखित है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि। कोई भी वर्ण हम जैसे हम बोलते हैं कै, तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ये है वर्ण। तो दोस्तों, हमने समझा वर्ण, ध्वनि और अक्षर के बीच अंतर को। वर्ण किसे कहते हैं? यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और ध्वनि किसे कहते हैं? यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और हमें अक्षर के बारे में पता लगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके वर्ण को ही अक्षर कहते हैं।
और अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। इसके बारे में अंतर नहीं समझते हैं तो आज मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। सभी वर्णों को हम अक्षर कैसे कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को हम वर्ण नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का समूह, वर्णों का, लेकिन वर्णों का समूह नहीं। जैसे ए, क, ख, वर्णों का समूह तो ये हो सकता है, लेकिन यह एक गलत है। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण, वर्ण मैंने आपको बताया वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण, वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हम समझते हैं स्वर क्या होता है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने स्वर और व्यंजन समझा। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह वर्ण स्वर होता है, और जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वह व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क प्लस ए क्या होता है? क, तो यह क्या है? व्यंजन। यह समझो दोस्तों, इसे कहते हैं हल, हल कहते हैं। और व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल कहते हैं। इसी तरह से स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल कहते हैं और स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहते हैं। ठीक है, एक वर्ण का एक अन्य, इसको अन्य भाग में बांटा गया है जिसे हम अयोगवा कहते हैं। अयोगवा, यह एक अन्य भाग है। अयोगवा, अयोगवा दो तरह के होते हैं, नंबर एक अंग और नंबर दो ए। ठीक है दोस्तों, अयोगवा की संख्या कितनी होती है? दो। इस अंग को हम कहते हैं अनुस्वार और इस ए को हम कहते हैं विसर्ग। जब हम किसी स्वर के ऊपर अंग के ये बिंदु लगा देते हैं उसे अनुस्वार कह देते हैं, और पीछे हम विसर्ग लगा देते हैं तो इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये दो बिंदु, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। स्वर पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले
स्वर। स्वर मैंने आपको बताया जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह स्वर होता है। ठीक है, स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों पता है? स्वरों की कुल संख्या होती है 11। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे स्वर 11 होते हैं। अगर हम देखें उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। इसी में हम री को काउंट नहीं करते, क्योंकि जब हम री का हम उच्चारण करते हैं, री किससे मिलकर बना है? रे प्लस ई, और इसके उच्चारण में ध्वनि किसकी आती है? व्यंजन की। इसके बारे में हम आगे व्यंजन में समझेंगे। आप अभी तक इतना ही समझो, इसके उच्चारण में किसकी ध्वनि आती है? री की। रे प्लस ई से मिलकर बना है री। इसको छोड़कर बाकी सभी स्वरों, उच्चारण के आधार पर सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है, अगर हम अर्थ के आधार पर समझते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या ये होती है 13। अब आप सोचते होंगे कि सर आपने बताया कि स्वरों की कुल संख्या होती है 11, तो ये 2 कहां से आ गए? जो हमने पढ़ा था अयोगवा, अयोगवा की संख्या मैंने आपको बताई थी 2, और प्लस स्वरों की संख्या कितनी बताई मैंने आपको? 11। तो इनको मिला के अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या बनाई गई है, इनको स्वरों में ही जोड़ दिया गया है। तो कितने हो गए? 13। ठीक है, आगे आगे करते हैं दोस्तों। जैसे मैं किसी वर्ण का मूल संरचना बनाता हूं, जैसे इनसे बनती है मूल संरचना। जैसे इस जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको कहते हैं हम शिरोरेखा, शिरोरेखा, और ये डंडा होता है इसे कहते हैं हम खड़ी पाई। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं खड़ी पाई। आपने देखा होगा ये शिरोरेखा, ये खड़ी पाई, इसके ऊपर बिंदु होती है, एक इसके पीछे बिंदु होती है, एक इसके नीचे बिंदु होती है, एक इसके आगे बिंदु होती है। इनके बारे में समझते हैं। इसको मैंने आपको बता रखा है, ये होता है अनुस्वार। क्या होता है ये? अनुस्वार। ठीक है, जो ये पीछे होता है इसे कहते हैं हम पंचम बिंदु, पंचम बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम पंचम बिंदु। और हमारे जितने भी वर्ण होते हैं सिर्फ एक ही वर्ण ऐसा है जिसमें पंचम बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा है? जो कै वर्ग होता है उसके लाइन में पांचवा वर्ग, वो मैं आगे बताऊंगा। कै वर्ग का 5वां वर्ण होता है जिसमें हम पंचम बिंदु का प्रयोग करते हैं, और इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम? अंगा से, अंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ढह कहते होंगे, लेकिन इसका उच्चारण कैसे करते हैं? अंगा से। ठीक है, जो नीचे वाला बिंदु होता है इसे कहते हैं हम ताड़नजात, ताड़नजात बिंदु कहते थे, ताड़नजात या द्विगुण या उत्क्षिपत, उत्क्षिपत, इसके 3 नाम हैं। इस बिंदु को हम ताड़नजात, द्विगुण या उत्क्षिपत बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी संख्या हमारे वर्णों में केवल 2 है। 2 कौन कौन से हैं? ये है अडय और अढय, अढय और अढय। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। जो ये आगे वाला बिंदु होता है इसको कहते हैं हम नुक्ता बिंदु, नुक्ता बिंदु। ठीक है, नुक्ता बिंदु, इसके बारे में शिव प्रसाद ने बताया था, शिव प्रसाद ने बताया नुक्ता बिंदु के बारे में। ठीक है, शिव प्रसाद ने बताया। ठीक है, ये इन नुक्ता बिंदु का प्रयोग वर्णों में 5 वर्ण ऐसे जिनमें नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, घ, ज़ और फ, इनके आगे लगता है। ऐसे 5 वर्ण हैं जिनके आगे नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही हम, नुक्ता बिंदु वाले वर्णों को ही हम नई ध्वनि कहते हैं, नई ध्वनि। ठीक है दोस्तों, इन्हें ही हम, जो नुक्ता बिंदु, जिन वर्णों के साथ नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है उन्हें नई ध्वनि कहा जाता है। और ये कौन सी भाषा से लिए गया है? अरबी और फारसी से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अरबी और फारसी से लिए गए हैं। हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर, स्वर मैंने आपको बताया था, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम 3 तरह से करते हैं। सबसे पहले है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर को हम लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक भी कह देते हैं। हर्ष स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कह देते हैं। इनकी संख्या, पहले हम इसको समझते हैं, हर्ष स्वर को। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4। 4 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। ठीक है, इन हर्ष स्वर की संख्या होती है 4। 4 कौन कौन से? ए, ई, ऊ और री। अगर हम इसको देखते हैं किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो जो ये डंडा होता है इसको हर्ष स्वर से चिन्हित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्वर बताया था मैंने आपको, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, अगर हम इसको लघु या छोटा स्वर कह देते हैं तो इसको बड़ा स्वर कहते हैं, बड़ा स्वर। यह एक मात्रिक होता है तो एक द्विमात्रिक होगा। अगर हम इसकी परिभाषा को समझते हैं तो इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती है दीर्घ स्वर? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे दीर्घ स्वर। इसको अगर हम चिन्हित करते हैं तो दीर्घ स्वर को कैसे चिन्हित करते हैं? जैसे हम एस बनाते हैं, इस तरह से दीर्घ स्वर को चिन्हित किया जाता है। ठीक है,
फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम प्लुत स्वर, जो मैंने बताया था आपको तीसरा भाग प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, अगर हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं, त्रिमात्रिक। ठीक है, ठीक है। वर्तमान हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात इसको स्वरों की कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग संगीत में किया जाता था, जैसे ओम, जैसे ओम, जैसे हे राम। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, अर्थात इनके वर्णों को बोलने में लंबा खींचा जाता था, वर्ण को लंबा खींचा जाता, जैसे ओम। इस तरह से प्लुत स्वर, वर्तमान में इनको स्वरों की कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं हम। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट। मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसे द्विमात्रिक या बड़ा स्वर भी कह देते हैं। इनकी संख्या 7 बताई थी मैंने आपको, 7 आ, बड्डे ई, बड्डा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे मैं आपको बताता हूं आ, ई और ऊ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। आ का निर्माण कैसे होता है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं ए प्लस ऐसे। ठीक है, ई का कैसे निर्माण होता है, वर्ण विच्छेद करते हैं ई प्लस ई से, ऊ का ऊ प्लस ऊ से। ठीक है दोस्तों, हमने ये देखा ये सेम कैटेगरी के हैं, ए बी सेम कैटेगरी का मतलब ये एक ही परिवार के हैं। ये भी एक ही परिवार का हुआ, ये भी एक ही परिवार का हुआ और ये भी एक ही परिवार का हुआ, इसलिए इनको हम सहजातीय स्वर कहते हैं, सहजातीय दीर्घ स्वर, सहजातीय दीर्घ स्वर। ठीक है, अगर हम दीर्घ स्वर में और कौन सा है, 3 ये है और टोटल संख्या कितनी थी 7, 3 आ गए हैं, रह गए कितने 4। जैसे ए, आई, ओ और औ। ए का निर्माण कैसे होता है, ए का निर्माण अगर हम ए प्लस ई करते हैं, अगर हम ए में ई जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए। ठीक है, ए का आई कैसे होगा, अगर हम ए में ए जोड़ देते हैं तो हमें आई प्राप्त होगा। ओ कैसे होगा, अगर हम ए में ऊ जोड़ते हैं तो हमें ओ प्राप्त होगा। अगर हम ए में ओ जोड़ देते हैं तो हमें औ प्राप्त होगा। हमने यहाँ पे देखा ये एक ही कैटेगरी के या एक ही परिवार के थे, ए प्लस ए से मिलके क्या बना था, आ, तो उन्हें क्या कहा जाता था, सहजातीय दीर्घ स्वर। लेकिन हमने यहाँ पे देखा ए और ई यहाँ पे एक कैटेगरी के नहीं है, ए प्लस ई से मिलकर क्या बना, ए, तो हम इन स्वरों को विजातीय दीर्घ स्वर कहेंगे, विजातीय दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, विजातीय दीर्घ स्वर को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, ए, आई, ओ और औ। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। इसके बाद हम स्वरों को पढ़ेंगे जीवा के आधार पर। जीवा, हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है उनका अलग अलग भाग से अलग अलग कार्य होता है। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा या जिसे कहते हैं जीभ, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। ठीक है दोस्तों, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और हमारी जीभ का जो आगे वाला भाग होता है उसका कार्य होता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। मतलब आगे वाले भाग से जो स्वरों का उच्चारण किया जाता है जीभ के, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। इस अग्रस्वर में कौन से स्वरों को रखा गया है? ई, ए और आई। ठीक है, हम मध्य स्वर पढ़ते हैं। मध्य स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग प्रयोग किया जाता है या मध्य वाला भाग कार्य करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसमें जैसे बोल के देखो, मध्य स्वर ए, सिर्फ एक ही वर्ण ऐसा है या एक ही स्वर ऐसा है जो मध्य स्वर में कार्य करता है, ए। ठीक है, पश्च स्वर, हम अगर स्वर को देखते हैं, इसमें ये 4 आ गए हैं। मध्य स्वर को देखते हैं, इसमें ए आ गया है। तो पश्च स्वर कौन सा होगा? जो रह गए हैं 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 5, तो कितने रह गए? आ रह गया। ठीक है, ई यहाँ पे आ गया तो ऊ। ठीक है, ए यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ओ, औ। ये होते हैं हमारे पश्च स्वर। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम ये याद नहीं हो रहे, तो इनकी एक ट्रिक है। अग्र स्वर, अगर से एक शब्द बनाइए, अग्रीय, अग्रीय। अग्रीय में हम देखते हैं, अगर से अग्रीय, अग्रीय में अगर तो ये आ गया अगर, और ई और ए आ गया। ई से बनता है छोटा ई बड़ा ई, और ए से बनता है छोटा ए और बड़ा ए। ये होते हैं अग्रीय स्वर। मध्य स्वर केवल एक वर्ण है या एक स्वर है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, ए होता है जो मध्य स्वर होता है, बाकी रह गए पश्च स्वर में। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम, ये जीवा के आधार पर वर्गीकरण था स्वरों का। अब करते हैं हम मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत, विवृत में कौन सा, जब हमारा मुख पूरा खुले तो उसमें उस कैटेगरी में रखा गया है विवृत को। मुख हम जैसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे आ, केवल एकमात्र ऐसा वर्ण है या एकमात्र ऐसा स्वर है जो विवृत में शामिल किया गया है, आ। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम अर्धविवृत। अर्धविवृत में जिस इसमें मुख पूरा खुलता था, तो अर्धविवृत में मुख आधा खुलेगा, आधा मुख। ठीक है, और हमने पढ़ा था आ का निर्माण कैसे हुआ था, ए प्लस ए से। ठीक है, अगर आ पढ़ते हम, आ से हमारा पूरा मुख खुलता था तो ए इसका आधा है, तो आधा मुख खुलेगा तो किस कैटेगरी में आएगा? अर्धविवृत में, आ। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम संवृत में। संवृत की मैं आपको एक
ठीक है। संवृत से संवृत और से सुई। इसमें हम देखते हैं इस वर्ड में उ और ई आया हुआ है, तो उ और ई से क्या बनेगा, उ दोनों तरह के, छोटा उ बड़ा उ और छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है दोस्तों, संवृत में मैंने आपको ट्रिक बताई सुई, सुई से संवृत और से सुई, इसमें हमारी ट्रिक बनी उ और ई। तो हम पढ़ते हैं अब अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में, संवृत में मुख हमारा बंद होता था लेकिन न के बराबर खुलता था, न के बराबर खुलता था। अर्धसंवृत में थोड़ा मुख लगभग बंद होगा लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब कि अर्धविवृत से थोड़ा कम खुलेगा, वो होता है अर्धसंवृत। इसमें मुख पूरा खुलता है, इसमें आधा खुलता है, ये न के बराबर खुलता है। और अर्धसंवृत अर्धविवृत से कम खुलेगा लेकिन संवृत से ज्यादा खुलेगा। अगर हम इसकी ट्रिक को देखते हैं, अर्धसंवृत की ट्रिक क्या होगी, ओए। अगर हम किसी को सुई लगा देते हैं तो क्या करता है, ओए। तो इसकी ट्रिक क्या है, ओए। इसमें क्या, कौन से वर्ण आ गए या कौन से स्वर आ गए, ओ और ए। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, हम इनमें री को शामिल नहीं करेंगे, तो रह गए कितने, 2। ए आ गया, ए यहाँ पे है, आ यहाँ पे, ए यहाँ पे, उ ई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या रह गया, ए रह गया, बड़ा ए और बड़ा औ। ठीक है दोस्तों, ये थे मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने देखा मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत में हमने देखा जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूरा खुले, इसमें केवल एक ही वर्ण को शामिल किया गया है, जैसे आ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अर्धसंवृत में, जिस विवृत में मुख पूरा खुला हुआ था, तो अर्धविवृत में मुख आधा खुलेगा। तो आ का हमने, आ किससे मिलकर बना, ए प्लस ए से, तो आ में पूरा मुख खुला तो ए में आधा मुख खुलेगा, तो उसमें हमने किस कैटेगरी में रख दिया, अर्धविवृत में रख दिया। फिर हमने पढ़ा संवृत। संवृत की मैंने आपको ट्रिक बताई। संवृत में हमारा मुख बंद रहेगा लेकिन बिल्कुल न के बराबर खुलेगा, जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ हो, उसे हम संवृत कहेंगे। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई सुई। सुई में से संवृत, से सुई। इसमें क्या ट्रिक बनाई हमने, उ और ई से, दोनों कैटेगरी के उ और ई संवृत में आ गया। फिर पढ़ा हमने अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में हमने ट्रिक पढ़ी, अगर किसी को सुई लगा देते हैं तो वो क्या करता है, ओए करता है। तो अर्धसंवृत में किसको शामिल कर दिएगा, ओ और ए को। ठीक है दोस्तों, आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। हमने पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा हमने मात्रा के आधार पर, फिर पढ़ा हमने मुख के आधार पर, ठीक है, फिर पढ़ा हमने किसके आधार पर, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लास्ट स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें स्वरों को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। सबसे पहले वृत्ताकार, वृत्ताकार, फिर पढ़ते हैं हम अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। ठीक है दोस्तों, वृत्ताकार, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति बिल्कुल गोल बनती है उन्हें हम वृत्ताकार कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति गोल न बनती हो उन्हें हम अवृत्ताकार कहेंगे। वृत्ताकार में, तो वृत्ताकार मैंने आपको बताया जिनमें होठों की आकृति गोल बनती हो। 4 ऐसे स्वर है जिनमें होठों की आकृति गोल बनती हो। आप सभी बोल के देखो, उ ओ औ। ठीक है दोस्तों, तो इनमें वृत्ताकार में कौन कौन से रखे गए हैं, उ
ओ और औ। 4 ऐसे स्वर है जिनको वृत्ताकार में रखा गया है। तो रह गए कौन से? कुल स्वरों की संख्या 11 थी, री को हम इसमें काउंट नहीं करते, तो कितने रह गए? 6। ए, आ, ई, ठीक है, ए और आई। ये थे हमारे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इससे आगे पढ़ते हैं हम। मैं आपको एक बार ताड़न जात के बारे में बताता हूं। ताड़न जात, ये ताड़न जात के बारे में। ताड़न जात मैंने आपको बताया था, हम मूल किसी भी वर्ण की मूल संरचना करते हैं, और मैंने आपको बताया था जो नीचे बिंदु आता है इसे हम ताड़न जात, ताड़न जात या द्विगुण या उत्क्षिपत या उत्क्षिपत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 2 कौन सी? अडै और अढै, अडै और अढै। ठीक है दोस्तों, हम ताड़न जात के बारे में समझते हैं। कभी भी इन ताड़न जात जो ये 2 वर्ण होते हैं, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। जैसे हम लिखते हैं डलिया, डलिया। एक लिखते हैं हम ढक्कन। एक चीज देखो दोस्तों, ये बहुत जगह पे ये ऐसे लिखा मिलता है, लेकिन ये एक गलत है। ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता। मैंने आपको बताया ताड़न जात वर्णों से शब्द शुरू नहीं हो सकता, और ये शुरुआत में ही ताड़न जात आया, तो यहाँ पे बिंदु नहीं आएगी। अब ये शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे बिंदु आएगी और कहाँ पे नहीं आएगी, इसके बारे में हम समझते हैं। अगर कोई भी अंग्रेजी शब्द आए, कोई भी अंग्रेजी, पहली बात इसके हम 4 नियम पढ़ेंगे, 4 नियम पढ़ेंगे। कोई भी अंग्रेजी शब्द आए, अंग्रेजी शब्द आए, अंग्रेजी शब्द जैसे हम देखते हैं बोर्ड, जैसे हम शब्द देखते हैं बोर्ड, ये अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पे डै के नीचे ताड़न जात बिंदु नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं रोड, रोड, रोड कब ऐसे लिखा मिला हुआ जो कि गलत है। रोड एक अंग्रेजी शब्द है, इसके नीचे ताड़न जात बिंदु नहीं आएगा। जैसे हम पढ़ते हैं सड़क, सड़क, सड़क एक जो शब्द है यह एक हिंदी का शब्द है, इसलिए यहाँ पे ताड़न जात बिंदु आएगा। मैंने आपको बताया अंग्रेजी शब्द, जब भी अंग्रेजी शब्द होगा उसमें जो अडै और अढै होगा उसमें ताड़न जात बिंदु नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड नियम पढ़ते हैं हम। सेकंड नियम क्या होगा? किसी भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग हो, जैसे नीडर, नीडर, आपने नीडर ऐसे देखा होगा, जो कि एक गलत है। इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। नीडर ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर किसी भी ताड़न जात डै और ढै इनके आगे उपसर्ग लगा होगा तो वहां पे ताड़न जात बिंदु नहीं आएगा। इसके आगे एक उपसर्ग है। उपसर्ग दोस्तों हम आगे वाली क्लास में समझेंगे, अभी आप इतना समझो। उपसर्ग है इसके आगे, तो यहाँ पे ताड़न जात बिंदु नहीं आएगा। अब यह सही है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नियम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। जैसे हम लेते हैं कबड्डी, कबड्डी, या हम लेते हैं उड्डयन, उड्डयन। ठीक है दोस्तों, कबड्डी या उड्डयन, जब भी इन व्यंजनों की इनकी रिपीटेशन होती है या 2 बार आ जाए इन्हीं की, तो वहाँ पे ताड़न जात बिंदु नहीं आएगा। बहुत सारे यहाँ पे ताड़न जात बिंदु लगा देते हैं जो कि एक गलत होगा, तो यहाँ पे ताड़न जात बिंदु नहीं आएगा। अब यह सही है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ नियम हम पढ़ेंगे। फोर्थ नियम,
पहला पढ़ा हमने अंग्रेजी शब्द जब भी आएगा तो वहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। दूसरा पढ़ा हमने उपसर्ग, अगर किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग होगा तो वहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। फिर तीसरा पढ़ा हमने द्वित्व व्यंजन, जहाँ पे इनकी रिपीटेशन होगी डै की और अढै की, जहाँ पे रिपीटेशन होगी वहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ, जब भी डै और ढै, जब भी डै और डै केस का इन्हीं का अनुस्वार होगा, तो वहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। जैसे ठंड, डै का अनुस्वार है ये, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। फिर हम पढ़ते हैं जैसे दंड, एक और एग्जांपल लेते हैं दंड, तो डै का अनुस्वार है यहाँ पे, तो यहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ताड़नजात बिंदु करेंगे तो यह वर्तनी गलत होगी। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया वर्णों के बारे में जिनको बांटा गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। वर्णों की कुल संख्या मैंने आपको बताई थी, वर्णों की कुल संख्या मैंने आपको बताई 52। ठीक है दोस्तों, 52 में मैंने आपको बताया 11 स्वर बताया, 2 मैंने आपको अयोगवा बताया, अयोगवा, 2 मैंने आपको ताड़नजात जिसे द्विगुण भी कहते हैं या उत्क्षेपत भी कहते हैं, ताड़नजात बताया। इससे आगे हम पढ़ेंगे 33 हमारे व्यंजन होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, इनसे मिलकर हमारे कुल वर्ण होते हैं 52। 11 और 2 13, 2 15, 15 और 33 कितने हो गए? 48, 48 और 4 52, तो ये हमारे कुल वर्णों की संख्या 52। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।